नवाज शरीफ जीत गए, नैब हार गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक और रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। जमानत क्यों मनसूख करें, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मुसलसल पेश होते रहे। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। लाहौर में डाकू बेलगाम चोरियां बढ़ने लगीं। किसी की गाड़ी तो किसी की मोटरसाइकिल छिन गई, कोई मोबाइल फोन तो कोई नकदी से महरूम। जनवरी के 13 दिन में जराइम की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। कराची में कत्ल की अनोखी वारदात। पुलिस के साथ आने वाले शख्स ने वकील को मौत की घाट उतार दिया। एक नहीं 3 अफराद को कत्ल करना था। तीनों की मिली भगत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, कातिल का बयान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खर्चा कैसे लगाएगी, मंसूबे कैसे मुकम्मल होंगे। खजाने में सिर्फ 25 अरब रुपए रह गए। माली मुश्किलात के बायस समाजी बहबूद, आला तालीम और दीगर कई तरक्याती मंसूबे मुतासर होने का खदशा है। आए दिन नाकामी, पाकिस्तान क्रिकेट की परेशानी। सेंचुरियन और केप टाउन के बाद जोहानिसबर्ग में भी पाकिस्तान टीम पर शिकस्त का दाग लग गया। जनूबी अफ्रीका ने सरफराज 11 को व्हाइट वॉश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, बजे हैं शाम के 5। मैं हूं आयशा एहतशाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्स्ट्रा। आगाज करते हैं मरियम नवाज के एक ट्वीट से, जो कि एक बड़े फैसले के बाद सामने आया है। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि एक बड़ा फैसला सामने आया, जिस पर नैब की दरखास्त जो है वो मुअत्तल की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। हकीकत यह है कि मुझे अपनी कभी भी फिक्र नहीं हुई। हकीकी खुशी और सुकून तब मिलेगा जब वालिद नवाज शरीफ अपने घर वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से आपको बताएं, एक शुक्रमंदाना ट्वीट अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मरीम नवाज ने खुशी का इजहार किया इस ट्वीट पे। आपको इससे पहले ये भी बताते चलें कि मियां शहबाज शरीफ ने भी इस फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि फैसला जो है वो उनके हक में आया है। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के कायद मरीम नवाज जो हैं, जो उनकी बेटी हैं मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अब फैसले के हवाले से आपको अपडेट करते चले। नवाज शरीफ जीत गए और नैब हार गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक और रिलीफ मिल गया। एवनफील्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, नैब की अपील खारिज कर दी गई। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत पर रिहाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जमानत देने में क्या गलती हुई। नवाज शरीफ ने जमानत का गलत फायदा तो नहीं उठाया, वो मुसलसल पेश होते रहे। नवाज शरीफ जीत गए, नैब हार गया। साबिक वजीर आजम को एक और रिलीफ मिल गया। एवनफील्ड रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताएं किन वजूहात पर हाई कोर्ट ने जमानत दी। नैब के वकील अकरम कुरैशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सिर्फ मखसूस मुकदमात में ही जमानत पर रिहाई हो सकती है। जस्टिस आसिफ सईद ने पूछा, जमानत देने में क्या गलती हुई, हमें बताएं। जमानत मिलने पर आला अदलिया का मुदाखलत करना जरूरी नहीं। हम हाई कोर्ट की तरह मरकजी मुकदमे के मेरिट पर बात करके गलती दोहराना नहीं चाहते। क्या एवनफील्ड रेफरेंस के मरकजी मुकदमे में मुल्जिमान को बरी कर दिया गया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम केस में मरकजी मुकदमे के मेरिट से मुताल्लिक मुकम्मल एहतियात से काम लेंगे।
मियां नवाज शरीफ को एक और रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से न्यूज़ के रिपोर्टर जहांजेब अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये अपील खारिज हो चुकी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मद्देनजर रखते हुए ये अपील खारिज की गई? ये जो एक उनकी तरफ से एक बयान आया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि वो शायद इंटरवीन नहीं कर सकते इस तरह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसके मामले में, तो किस हद तक ये बात है और कौन से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें इंटरवीन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखें, अपील जो उन्होंने पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल की थी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिस फैसले से मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई थी, तो उन्होंने वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड कर दिया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अ वे ये बता दिया कि ये हाई कोर्ट्स अगर कोई सजा मुअत्तल करें तो आप ऐसे ही अपीलें ना फाइल करें और हमारे पास ना आएँ, क्योंकि जो चीज़ें हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आती हैं उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। और उन्होंने इसी असूल के तहत ये अपीलें जो है उनकी पिटीशन फॉर लीव टू अपील खारिज कर दी है नैब। इससे ज़्यादा इस केस में फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। इस वक्त वो जो चीफ जस्टिस साहब जो आउट गोइंग हैं, उनके बहुत सख्त रिमार्क आए थे जब पहली दफ़ा ये हेयरिंग पे लगी थी, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बहुत क्रिटिसाइज किया था। लेकिन आज उस किस्म का क्रिटिसिज्म सामने नहीं आया, जिससे कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब इदराक हो रहा है कि इस तरह के मामलात में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जिससे कि ऐसा महसूस हो कि पाकिस्तान की जो सियासत है आइंदा दिनों उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से अपना कोई कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है। अच्छा इरफान खान साहब, ये नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अकरम कुरैशी साहब, वो तो आज ये प्रेडिक्ट करते हुए नजर आए कि आगे इस केस का फ्यूचर ये है कि बरी हो जाएंगे, तीनों जो मुल्जिमान हैं वो इसमें बरी हो सकते हैं। आपकी माहिराना राय क्या कहती है कि इस केस का फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट किया जाए? हाँ, ये जो उनकी बात है, इवेंचुअली आप कह रही हैं कि इवेंचुअली चूंकि एवन फील्ड में एक सस्पेंशन बड़ी जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट उसको उसको ख़त्म कर सका, या तो उससे लग ये रहा कि अगर एवन फील्ड में सस्पेंशन हुई है तो एक और केस में जब सस्पेंशन होगी तो फिर डेफिनेटली वो मियां साहब जो है बाहर आ जाएंगे। जब वो जो अनजीजिया में भी अगर वो हो गया, सस्पेंशन मुअत्तली हुई, तो फिर ये बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल इस केस में ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो बहुत एग्जॉस्टिव है और बड़ी डिटेल में उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो इस एक केस जो है वो है एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स का, उसके 3 ट्रायल हो गए हैं, उसमें 2 कन्विक्शंस हो गई हैं और उसकी 3 प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, जो कि आर्टिकल 13 आइन के नीचे इस तरह नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सुकम है इस सारे ये जो डिसीजन है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो अहकामात जारी किए गए थे शुरू में, और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इसको समझ रही है। तो आने वाले दिनों में हम ये सोच सकते हैं कि मियां साहब जो है उनके कोटल जो है वो इसमें हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये थोड़ा पॉइंट समझाइएगा इरफान काजी साहब, ये जो अकरम कुरैशी साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में इस मुकदमे का मेरिट ज़ेरे बहस लाई है और इसकी वजह से उनको लगता है कि शायद ये जो तीनों मुल्जिमान हैं ये बरी हो जाएंगे। नहीं, वो ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात किया तो मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा, क्योंकि केस जो है आखिर जब आप सेंटेंस को सस्पेंड करते हैं तो आप बिल्कुल टच करते हैं इस तरह के एस्पेक्ट्स को कि आया ये केस जो है इस पे कोई मेरिट्स थे कि नहीं थे। तो लिहाजा ये जो हेयर स्प्लिटिंग करना कि जी इससे अगर आपने एक टेंटेटिव व्यू ले भी लिया है तो उससे ये नहीं आप कह सकते कि मेरिट्स डिसाइड हो गए और इवेंचुअली वो इस वजह से वो हो जाएंगे बरी। लेकिन ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग अगर कोर्ट ने ये फैसला सही दिया है और उनको ये जो वजूहात ये महसूस हुई हैं कि ये इनमें सस्पेंशन होनी चाहिए और वो ग्राउंड्स अगर कोइंसाइड कर जाए तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है जबकि फाइनल वर्डिक्ट आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है। अच्छा, जहांजेब अब्बासी भी हमारे साथ हैं, नियो के नुमाइंदे। जहांजेब, ऑब्वियसली आपने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी भी होंगी, सुबह से जो भी कार्रवाई होती रही है, हमें मजीद कुछ बताइएगा क्या माहौल था और क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपके पास हैं हमें देने के लिए, क्या चीज़ें वहाँ पर होती रही? देखें, सबसे अहम बात जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैंने देखी वो ये थी कि जब नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है तो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है
फिर उस 3 रुकनी बेंच की 1-2 समातें हुई और फिर एक लार्जर बेंच बनाया गया और उस लार्जर बेंच ने 16 से 17 सवालात फ्रेम किए और उन सवालात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि हम जायज़ा लेंगे कि क्या इन सवालात की तशरीह जो है वो किस हद तक ज़रूरी है या नहीं। इस हवाले से फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए गए। 2 से 3 अहम सवालात मैं आपको इस हवाले से आगाह करता हूँ। पहला सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये उसमें फ्रेम किया कि ये बताया जाए कि एक नैब की एक ज़मानत की अपील जब हाई कोर्ट में आती है तो उस पे हाई कोर्ट 41 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक फ़ैसला देता है। तो क्या ज़मानत की एक दरख्वास्त के ऊपर 41 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इतना लंबा फ़ैसला दिया जा सकता है? एक ये अहम सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि इस तरह की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर क्या जो मरकज़ी केस है उसके मेरिट के ऊपर बात हो सकती है? ये अहम एक सवाल था। इसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट के अगर हम फैसले की बात करें तो हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस किया। हत्ता कि हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि नैब ने अपने तौर के ऊपर अदालताना तहकीकात नहीं की, बल्कि जो JIT की रिपोर्ट थी उसी की रोशनी में जो है वो एहतसाब अदालत ने इस हवाले से फ़ैसला किया। तीसरा एक अहम सवाल इसमें इसी नौयत का एक ये भी था कि ये जो तमाम तर ये जो इस तरह से ट्रायल जो है ये चला गया है और क्या जो है वो हाई कोर्ट इस तरह के मेरिट्स को टच कर सकती है और जो हार्डशिप के केसेस हैं यानी कि ज़मानत देने के मखसूस हालात हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या पैमाने हैं। ये 3 सवाल जो मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। मजमूई तौर के ऊपर 16 या 17 सवालात थे, लेकिन आज जब इस केस की समाअत हुई तो इन सवालात के ऊपर ना ही जजेस ने कोई सवाल उठाया और ना ही नैब की जानिब से इस हवाले से कोई बात की गई। लेकिन ये मुमकिन है कि जब तफसीली फ़ैसला आए तो उसके ऊपर जो तफसीली फ़ैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़िक्र करे इन तमाम क्वेश्चंस का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए थे। लेकिन आज की कार्रवाई में इन 13 सवालात के ऊपर कोई बात नहीं की गई। तो ये ऐसा क्यों किया गया, ये कबल वक्त है। बहरहाल तफसीली फ़ैसला जब इस हवाले से आएगा तो उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये इसका जिक्र करे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और इसलिए ज़रूरी है कि इसके पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के अदालती फ़ैसले हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। हमने देखा कि जो अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं वो काफ़ी तफसीली, मतलब अब जैसे पानामा केस है, पानामा केस का फ़ैसला 500 कुछ सफ़ात पर दे दिया गया। इसी तरह से अब ये जो एवनफील्ड के हवाले से जो बेल एप्लीकेशन थी, इसमें बेल एप्लीकेशन के ऊपर 41 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला देना, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि इतना तफसीली फ़ैसले की मिसाल शायद ही किसी अदालत में हो। तो ये एक अहम सवाल है। अच्छा इरफान साहब, ये बिल्कुल जहांजेब साहब आपके पॉइंट्स या आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उन्हीं से ही मैं इरफान कादिर साहब के पास जाना चाहूंगी। एक तो इरफान कादिर साहब ये पॉइंट कि 41 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला देना, इसके हवाले से काफ़ी बात हो रही है। और दूसरी ये चीज़ मुझे बताएगा कि अदालत आलिया ज़मानत की दरख्वास्त का फैसला करते हुए कैसे कह सकती है कि इन मुकदमात के शवाहिद में नकाइस हैं। इसके हवाले से मुझे बताएगा कि ये जो स्टेटमेंट आई है इस हवाले से कितनी गुंजाइश मौजूद होती है, या फिर सिरे से ही ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप कोई भी नक्स जो है वो नहीं निकाल सकते सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी नीचे के कोर्ट के फैसले में। ये जहांजेब साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो अदालतों के फैसले बहुत लंबे होते हैं, इस तरह लंबे फैसले नहीं होने चाहिए। जब आप बहुत लंबे फैसले देंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसको एक किस्म का फील्ड को बहुत वाइड कर रहे हैं और उसमें कोई आप लॉ नहीं ले कर रहे होते, बल्कि आप एक किस्म का कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। हाइपर टेक्निकलिटीज में आप चले जाते हैं। और जैसे भी फरमा रहे थे कि इन्होंने 17 सवाल जो थे वो बनाए थे, लेकिन 13 को एड्रेस नहीं किया, वो 13 को एड्रेस नहीं करेंगे क्योंकि वो 13 जो है ना वो इररेलेवेंट बनाए गए थे। तो ये बहुत सारी हेयर स्प्लिटिंग जो है इस तरह के केसेस में जो कि सियासी रिपरकशन वाले होते हैं, उस पर बहुत सारा केस तो हमारा डेवलप हुआ है। ये तो आप 41 सफ़े की बात कर रही हैं, ये तो मैं समझता 6-7 सफ़ों में सस्पेंड हो जानी चाहिए था आसानी से। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने तो हजार सफ़ा लिखा है बहुत सारे केसों में, 800 सफ़ा 900 सफ़ा, जो कि कभी किसी ने साइट ही नहीं किया, कभी कोर्ट ही नहीं हुआ। तो अब अदालतों को मेरा ख्याल है इस तरफ आना पड़ेगा और उनको इस तरह के केसेस से जिनके के सियासी रिपरकशंस हैं और जिससे कि ये इम्प्रेशन मिलता है जैसे कि अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो मुल्क की सियासत को रेगुलेट करें, सुप्रीम कोर्ट लग रहा है इस चीज़ से अब दूर भागना चाहता है, उससे दूर होना चाहता है। और वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये फ़र्क होगा
उस सुप्रीम कोर्ट से जो कि अभी आउट गोइंग चीफ जस्टिस बिल्कुल इरफान काजी साहब, शायद इसकी एक ये वजह भी है कि शायद बहुत सारी जो इस तरह की चीजें थी वो हम देख रहे हैं कि मुतनाज़ बनाती चली जा रही थी अदलिया के हवाले से बहुत सारी चीजों को। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा जहांजेब अब्बासी साहब जो हमारे नुमाइंदे थे, उन्होंने भी हमें अपडेट किया कि आज तमाम दिन क्या कार्रवाई होती रही, कौन से सवाल जो थे वो फ्रेम किए जाते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात था। अगले मुद्दे की जानिब बढ़ते हैं। खर्चा कैसे चलाएं, मंसूबे कैसे मुकम्मल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब मुश्किल में पड़ चुकी है। वफाक से टैक्सेस का ना मिलना, पन बिजली का मुनाफा और बकायाजात की बरवक्त अदायगी ना होने से शदीद माली मुश्किलात हैं। सूबाई हुकूमत के खजाने में 25 अरब रुपए रह गए, जिनसे सिर्फ मुलाजमीन की एक महीने की तनख्वाह की अदायगी हो पाएगी। यूं कई मंसूबे मुतासर होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली मुश्किलात से दो चार। खजाने में मौजूद रकम सिर्फ 25 अरब रुपए। सूबाई हुकूमत को माली साल की पहली शशमाही में काबिल तकसीम महासिल से 229 अरब रुपए मिले, जिनमें से 203 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खजाने में सिर्फ 25 अरब रुपए मौजूद। बजट में पन बिजली के मुनाफे और बकायाजात के 65 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिनमें से 39 अरब रुपए बकायाजात और 25 अरब रुपए खालिस मुनाफी की मद में है। 6 माह गुजरने के बावजूद एक पाई भी न मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने ज़राए आमदन के आदाब के हुसूल में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम। 41 अरब 30 करोड़ में से सिर्फ 13 अरब 20 करोड़ ही हासिल किए जा सके। माली मुश्किलात से मुकामी हुकूमतों, समाजी बहबूद, आला तालीम और रोड सेक्टर के कई तरक्याती मंसूबे सुस्त रवी का शिकार। बजट में सूबाई हुकूमत ने 87% तरक्याती फंड जारी मंसूबों के लिए मुख्तस किए हैं। 6 माह गुजरने के बावजूद 31% तरक्याती फंड ही खर्च किए जा सके। लिहाजली न्यू न्यूज़ पेशावर। केपी हुकूमत का माली बहरान सिर्फ 25 अरब रुपए रह गए। खजाने में माली साल के पहले 6 महीने में टैक्सेस से 229 रुपए जो हैं वो हासिल हुए। 203 अरब रुपए खर्च हो गए। बजट में पन बिजली के मुनाफे और बकायाजात के लिए 65 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया, मगर 6 महीने गुजर गए और एक पाई भी नहीं मिली। हुकूमत ज़राए आमदन के अहदाफ भी पूरे नहीं कर सकी। 41 अरब रुपए में से सिर्फ 13 अरब ही मिल सके। इसी मामले पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने, इससे तो ये नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काफी ज्यादा क्राइसिस का शिकार है। कोई प्लानिंग है आपके पास आखिर इन मुश्किल हालात में, आखिर किस तरीके से आपके लीडर का जो विजन है, पीटीआई का जो विजन है, और ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा मंसूबा है कि जिसको आप फ्रंट पे रख के बता सकते हैं कि हमारा ये विजन है, हमने ये काम किया और हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ही इतने मसाइल होंगे फंड्स के हवाले से, पैसों के हवाले से, तो फिर किस तरीके से यहाँ पर काम होगा और बाकी जगहों पे दिखाया जा सकेगा कि ये काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक माशी क्राइसिस का इशू है ना, वो तो चारों मतलब वो तो पूरे पाकिस्तान का इशू हुआ है ना, और उसकी भी मेन वजह आपको मालूम है कि वो क्राइसिस क्यों आए हैं। जो हमारे पास जो पैसा आता है वो ज़ाहिर है हम अगर कर्जों की अदायगी में देते हैं तो वो भी ज़ाहिर है वो इसी पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ा है और इसी पाकिस्तान से देना पड़ता है। और वो कर्जे हमने नहीं लिए हैं, वो भी आपको पता है कि पुराने कर्जे हैं, उसको देना पड़ता है क्योंकि आप इंटरनेशनली जब आप एग्रीमेंट्स करते हैं, जब आप बात करते हैं, तो फिर आप उससे 30,000 अरब का जो कर्जा चढ़ा है इस कौम पर, वो ये कौम ही अदा कर रही है ना, और उसकी कीमत भी अदा कर रही है। जो महंगाई की सूरत में आप देखें, महंगाई आती है, लोग चीखते हैं कि हुकूमत ने महंगाई कर दिया, हमने तो नहीं किए ना। जाहिर है जो उसके असरात है वो तो कुछ अरसे तक चलेंगे, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसियाँ हमारी ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे उसके असरात भी कम होंगे और आप देखेंगे कि लोगों की जो मुश्किलात है वो भी कम होगी। लेकिन चौकस साहब, आप लोग ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ गई। आपका पॉइंट यही है कि पिछली हुकूमत ने कर्जे लिया, अब उस कर्जे की मद में आपको जो है वो उसकी साथ वापस देनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये कहकर छूटा नहीं जा सकता। अगर अवाम की फलाह के मंसूबे, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि पेशावर में जो मेट्रो है वो भी अब बहुत ज्यादा, उसका बजट भी एक तो बढ़ चुका है और वो मुकम्मल होने में नहीं आ रही, तो ये चीजें तो आपको करके देनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है। मैं उस प्लानिंग के हवाले से जानना चाह रही हूं कि आखिर क्या आपके पास डायरेक्शंस मौजूद हैं, क्या पाथ है जिस पर आप चलकर इन मसाइल पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, पहली बात ये जो बीआरटी की बार बार जिक्र होता है और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इसकी लागत बढ़ गई है और ये अभी तक बन नहीं सका है। आप देखें, ये 26 किलोमीटर रोड है और 26 किलोमीटर में कई ब्रिजेस हैं, कई अंडरपासेस हैं,
और उस पर दिन रात काम हो रहा है। जो 3-4 महीने जो बीच में गैप आया जिसमें इलेक्शन हुए, वो दौर हुआ, फिर निगरान जो दौर आया, उसकी वजह से जो 2-2.5-3 महीने जो इलेक्शन की वजह से वो डिले हुआ था। और उसमें जो मेन इशू था वो ये था कि आपने एकनेक से उसकी जो PC1 है वो आपने मंजूर कराना था। अब ये जो PMLN की हुकूमत थी साबिका मरकज में, उन्होंने जो PC1 था हमारा 69 अरब का 59 अरब का, उन्होंने 54 अरब का बना के हमें अप्रूवल करके दे दिया। जो बाकी पैसे थे वो इसी तरह छोड़ दिए, जिसकी वजह से बाद में कंट्रैक्टर जो है वो हिचकिचाहट का शिकार थे। जब हमारी हुकूमत आई है जो 66 बिलियन पे पहुंचा है ना, ये मैं जरा क्लियर कर दूं, ये लागत भी बड़ी है। ये हमने उसमें इजाफी रूट्स डाले हैं जो तकरीबन कोई 68 किलोमीटर बनते हैं। शौकत यूसुफ साहब मुझे ये बताएगा कि एक तो ये बताइए कि क्या ये मंसूबा अब और कितनी ताखीर का शिकार होने वाला है, और दूसरा मुझे ये बताएगा कि ये जो बात है कि लाहौर की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है इसकी लागत से भी बढ़ चुकी है लागत मेट्रो की पेशावर वाली, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? देखिए, पहली बात तो ये कि इंशाअल्लाह ताला अप्रैल तक ये मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा। अच्छा, मैं आपको अगेन कहता हूँ कि ये लागत इसकी बड़ी नहीं है, बल्कि हमने इसमें 68 किलोमीटर इजाफी रूट डाला। पहले 26 किलोमीटर था जो मेन रूट था, इसमें हमने फीडर रूट्स डाले हैं, 68 किलोमीटर बनते हैं। तो 68 किलोमीटर जब आप इजाफी बनाएंगे तो उस पर खर्चा आता है। तो ये जो तासुर दिया जाता है कि ये डिले हुआ है, इसकी वजह से लागत बढ़ गई है, मैं ये इसको डिनाई करता हूँ। उसकी वजह से लागत नहीं बढ़ी, बल्कि हमने उसमें इजाफी रूट्स डाले हैं जिसकी वजह से लागत बढ़ी है, और इंशाल्लाह अप्रैल में ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पिछली दफा भी ऑब्वियसली शौकत यूसुफ जई साहब PTI की हुकूमत थी यहाँ पर, तो खैबर पख्तूनख्वा की, जिस तरह कि आपने चारों सूबों के हवाले से बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़ें हैं उसका जो चीज़ें हैं उसका तो आपको अपने सर लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली हुकूमत भी आपकी थी और इस बार भी हुकूमत आपकी ही है। तो देखिए ना, हम तो किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हम इसको ऑन करते हैं, जो भी हमारे जिम्मे है हम उसको ऑन करते हैं। कोई ऐसा इशू तो नहीं आप है। इस चीज को भी ऑन करते हैं कि आप लोगों ने जो तखमीना लगाया था और जो अपने टारगेट सेट किए थे उसके मुताबिक अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए? नहीं, हमने जो टारगेट लगाया था, किस चीज का टारगेट की आप बात कर रहे हैं? अगर BIT की बात कर रहे हैं तो हमारे टारगेट के अंदर ही है, इंशाल्लाह अप्रैल में मुकम्मल हो जाएगा। बाकी भी चीजें देखिए इश्यूज हैं, लेकिन ये इश्यूज जो हैं ये सिर्फ हमारे सूबे के लिए, ये पूरे आपको पता है कि हमारा जो बजट बनता है ना, बजट के तो 80% जो है वो बजट हमारा फेडरल गवर्नमेंट से आता है। उसमें नेट हाइडल प्रॉफिट है, उसमें गैस रॉयल्टी है और चीजें हैं, तो ये बन के तकरीबन कोई 80%। चले वही होप पर शौकत यूसुफ जई साहब कि आपकी चीजें बेहतर हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आप बार बार इशारा करें तो फेडरल गवर्नमेंट भी अब आपकी है, तो वी होप कि फेडरल गवर्नमेंट अब थोड़ा इंटरेस्ट लेगी खैबर पख्तूनख्वा में भी और वहां पर चीजें ठीक करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान से दोचार है, वजूहात क्या हैं और कौन कौन से मंसूबे इस वक्त ऐसे हैं जो इससे शदीद मुतासर हो सकते हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे लिहाज अली। जी लिहाज जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2018-19 के लिए पहले जो यहाँ पर मकामी हुकूमत यानी जो अबूरी हुकूमत थी उन्होंने पेश किया था, और उसके बाद सूबाई हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में जो कायम हुई थी उन्होंने 648 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया, जिसमें सूबाई हुकूमत का कहना था कि बजट की असल जो तखमीन है वो 618 अरब रुपए, तहम 30 अरब रुपए जो है वो सरप्लस रखे गए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के 90% बजट का इन्हिसार जो होता है वो वफाक की जानिब से मिलने वाले काबिल तकसीम महासिल पर होता है। इस वक्त जो फेडरल डिविजिबल पूल है, इस वक्त रवा माली साल में जो सूबाई हुकूमत ने उसका तखमीना 436 अरब रुपए लगाया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 618 अरब रुपये जो जिसका तखमीना है और 600 उसके अलावा 30 अरब रुपये जो सरप्लस रखे गए हैं, उनमें से 180 अरब रुपये जो है वो तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती कामों में से 108 अरब रुपए तकरीबन ये सूबाई हुकूमत की अपनी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जबकि इसके अलावा जो बाकी 71 अरब रुपए हैं वो दीगर ममालिक से कर्जे और दीगर इदारों से कर्जों और ग्रांट की शक्ल में शामिल है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तकरीबन जो फेडरल डिविजिबल पूल से जितनी रकम बहुत मिली शुक्रिया लिहाज अली हमें अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ एक्स्ट्रा में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी लाहौर में मची लूटमार की और कराची में हुई कत्ल की अनोखी वारदात पर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
एक जी खबर देंगे आपको कराची के इलाके न्यू टाउन शरफाबाद में कत्ल की अनोखी वारदात के हवाले से। पुलिस के साथ आने वाले शख्स ने एहलकारों की मौजूदगी में ही गोलियां चला दी। मुनव्वर नामी वकील मारा गया। कातिल ने पुलिस को तफसीली बयान रिकॉर्ड कराया और उसका ये कहना था कि एक नहीं तीनों अफराद को कत्ल करना था। तीनों की मिली भगत ने मेरा घर उजाड़ दिया है। जबकि दूसरी जाने मकतूल मुनव्वर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। कराची में कत्ल की अनोखी वारदात। पुलिस के साथ आने वाला शख्स कातिल बन गया। रखवालों की मौजूदगी में गोलियां बरसा दी। मुनव्वर नामी वकील मारा गया। गोली क्यों चलाई, कत्ल क्यों किया, सुहेल नामी कातिल ने सब बता दिया। एक नहीं तीन लोग टारगेट पर थे। मुल्जिम का बयान। मुनव्वर के बाद वकील रोशन और FIA के इंस्पेक्टर शहबाज की बारी थी। इन तीनों की मिली भगत ने मेरा घर उजाड़ दिया। मुल्जिम का बयान। जबरदस्ती बीवी से खुला करा दी। 2.5 करोड़ रुपए भी हथिया लिए। फ्लैट बेच डाला। गाड़ी का अथॉरिटी लेटर बनवा लिया। मकतूल मुनव्वर के भाई तनवीर का कहना है पुलिस मुल्जिम को थाने में VIP प्रोटोकॉल दे रही है। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। और यूं इस वारदात ने कई सवालात उठा दिए हैं। पुलिस कातिल को साथ क्यों लाई? मकतूल को थाना क्यों नहीं बुलवाया गया? पुलिस की मौजूदगी में कातिल के पास असलहा कैसे साथ लाया? मकतूल को फौरी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? और वो जो स्टेटमेंट जिसके हवाले से कातिल ने ये कहा कि तीनों की मिली भगत ने मेरा घर उजाड़ दिया, आखिर उसके पीछे क्या कहानी है? आखिर इन तीनों का क्या कसूर था उसका घर उजाड़ने में? इन तीनों की कैसी मिली भगत थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। कराची में पेश आने वाले वाक़े पर मुतासरा फैमिली गम से निठाल है। मकतूल की बहनों ने हुकूमत और चीफ जस्टिस से कातिल को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। मजीद बता रही हैं न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा इशरत खान। जी इशरत। बिल्कुल, मैं गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले मुनव्वर अली के घर पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उन्हें दफन भी कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ उनकी अहले खाना मौजूद हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें मौजूद हैं। आइए हम इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो इंसाफ ज़रूर चाहेंगी, वरना इस तरह बंदे इंसानों को इसी तरह मारा जाता रहेगा। आप उनकी बड़ी बहन हैं, आप क्या चाहती हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, और जिस तरह से उसको मारा गया है, बेकसूर उसको मारा गया है। क्या वकालत करना कोई गुनाह नहीं है? अगर वो क्लाइंट के अपनी वकालत कर रहे थे तो उनको, अगर ऐसे ही वकील मरते रहे तो कौन वकीलों के पास जाएगा? आप मुझे बताइए, ठीक है ना। जिस तरह वकील का एक पुलिस वालों के साथ मिलके उसको ऑन द स्पॉट मारा गया है, और उसको जब तक मारा गया है जब तक वो मर नहीं गया, और उसकी कोई थोड़ी बहुत जान बची भी थी ना। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर उसकी थोड़ी बहुत जान बची भी थी ना, पुलिस वालों ने जानबूझ के उसको ख़त्म किया है। इस बात का कौन हमें जवाब देगा? कौन सी हुकूमत है ये? कौन सी हुकूमत है? क्या चल रहा है? कहाँ का राज चल रहा है? ये बताइए। बिल्कुल, आपने बात की मुनव्वर अली की बहन की बात सुनी। वो चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। चूँकि मुनव्वर अली कानून की डिग्री पढ़े हुए थे, उनका यही कहना है कि अगर इसी तरह दूसरों को इंसाफ बांटने वाला सरे राह मर जाए, उसे मार दिया जाए, तो दूसरे लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? जो मारा है ना, उसी तरह ऑन द स्पॉट उनको भी मारा जाए। उनको भी मारा जाए। मैं होती तो मैं मारती उनको। बिल्कुल, आपने मुनव्वर अली की फैमिली की बात सुनी, उनकी बहनों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हमें इंसाफ चाहिए। मुनव्वर अली दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन चीफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, गवर्नर सिंह सबसे इंसाफ मांग रही हैं कि उन्हें उनके भाई का खून चाहिए। उनका भाई दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया जी हमें अपडेट करने के लिए। एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म की खबर जो हमने आपको दी। रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर डाकू बेलगाम हैं और अवाम बेजान मददगार है। अंधेर नगरी चौपटराज लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें नए साल के पहले 13 दिन में जराइम की डबल सेंचुरी हो चुकी है। कभी दिन दहाड़े, कभी रात की तारीकी में अवाम लुटते रहे। किसी से मोटरसाइकिल तो किसी से गाड़ी छीन ली गई, कभी नकदी से महरूम भी कर दिया गया।
अंधेर नगरी चौपट राज, डाकू बे लगाम, अवाम बे यारो मददगार। कभी दिन दहाड़े कभी रात की तारीकी में चोरी डकैती की सैकड़ों वारदातें। किसी की गाड़ी छिन गई, कोई मोटरसाइकिल से महरूम, कोई मोबाइल फोन तो कोई नकदी से हाथ धो बैठा। वारदातों में सदर डिवीजन नंबर ले गया। डकैती और चोरी के 45 वाकयात पेश आए। इकबाल टाउन में भी लूट मार आम रही, अवाम लुटते रहे। मॉडल टाउन में भी कई अफराद लुटेरों के हत्थे चढ़ गए। सिविल लाइन में भी दर्जन से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। सिटी डिवीजन और बाज दीगर इलाकों में भी सूरत हाल संगीन रही। जराइम रोकने के लिए क्राइम फाइटर SHOs लगाए गए, मगर क्रिमिनल्स का नेटवर्क तोड़ा जा सका, न ही वारदातों में कमी आई। लाहौर में जराइम की तादाद में इजाफा देखने में आया है। साल 9 के पहले 13 दिन में 200 से ज्यादा वाकयात हुए। पुलिस की कई फोर्सेस बना दी गई, जगह जगह कैमरे भी नस्ब हैं, फिर भी हालात संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जमान पंजाब पुलिस नबीला गजनफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नबीला साहिबा, ये बहुत तेजी से जैसे हमने देखा कि साल शुरू हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि 200 वारदातें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं लूट मार की लाहौर के इलाके में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इसकी कोई खास वजह है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, पुलिस जो है कहा जाता है कि बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज और फराइज सर अंजाम दे रही है, फिर इतना ज्यादा इजाफा क्यों? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने मुझे मौका दिया। ये मैं आपको बताऊं कि लाहौर की जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर आप उसके ऊपर, मैं ये नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, और अभी रिसेंटली ये जो नए SHO जो लाहौर और DIG ऑपरेशन ने, ये बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर जो है ना ये लगाए गए हैं, और अगले हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह आपको विजिबल चेंज और विजिबल डिक्रीज क्राइम में नजर आएगी। ये आपको बिल्कुल, आप मीडिया देखेगा कि बहुत विजिबल चेंज इसमें आएगा। लाहौर में क्राइम बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। और अभी भी ये मैं आपको बताऊं, अगर पॉपुलेशन की एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो मोबाइल स्नैच और वो डॉल्फिन को एक्टिव किया गया है, और चुन के जो प्रोफेशनल अफसर हैं, जो क्राइम फाइटर हैं, उनको लगाया गया है, और इससे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह जी। तो डॉल्फिन्स क्या पहले एक्टिव नहीं थी? क्योंकि लाहौर के हवाले से इसलिए नबीला साहिबा आई एम सॉरी टू से कंसर्न्ड होते हैं ज़्यादा लोग, क्योंकि लाहौर में इस तरह के हालात जो हैं वो नहीं थे। लाहौर निस्बतन काफ़ी सेफ सिटी समझा जाता था। डॉल्फिन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, और अमन अमान के हालात कभी भी लाहौर के इतने ज़्यादा जो हैं वो नीचे नहीं गए। इसलिए लाहौर के हवाले से लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि वहाँ पर ज़रा सा राइज नज़र आता है क्राइम में तो एकदम से जो है वो चौंका देने वाली बात होती है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये जो डॉल्फिन है ये पहले भी लाहौर में काम कर रही है, लेकिन अब इन्होंने ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो है ना वो IG पंजाब में, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो दिया था, तो जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है दैट हैज बीन चेंज्ड, और इसी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई हफ्ते 10 दिन का इनको मार्जिन दें, आपको विजिबल चेंज नजर आएगा। अच्छा, एक ये वजह भी हो सकती है नबीला साहिबा, क्योंकि कहा जा रहा था कि तकर्रियाँ और तबादले जो नए हुए हैं, शायद अभी जो नए लोग आए हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है सेटल होने में, तो ये वजह भी हो सकती है? वो वैसे तो नहीं, जाहिर है क्लाइमेटाइज होने में टाइम लगता है, लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं होता। ये सारे बड़े प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन हर एरिया का चूँकि क्राइम डायनामिक थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो 2-3 दिन में मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो क्राइम है ये इंशाल्लाह जितना ये आप इसमें विजिबल चेंज आपको नजर आएगा और ये कंट्रोल्ड हो जाएंगे। और लाहौर जो है हमेशा की तरह जैसे पहले है, सेफ सिटी है, वो अपनी जगह पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी चेंज होने से हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबीला गजनफर साहिबा, तर्जुमान पंजाब पुलिस हमारे साथ मौजूद थी, और वो इस चीज़ को मेक श्योर करके गई हैं, और वो ये यकीन दिला रही थी कि अगले आने वाले दिनों में हालात लाहौर में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है लाहौर के शहरियों के लिए। महंगाई और दीगर मसाइल के ऊपर अगर बात करें तो मसाइल के मारे अवाम ये कहते हैं कि नया साल आ गया, इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। पुलिस की गफलत के बायस जराइम पेशा अफराद ने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। नए पाकिस्तान में भी पुलिस का किरदार नया नजर नहीं आ रहा। डकैतियों, वारदातों और चोरियों से सताए अवाम का पुलिस की कारकर्दगी पे कुछ इजहार ख्याल उन्होंने किया। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। उस नहीं चल रहा जिस तरह पहले मामला है, हर पासे राजनी डाकू चोरियां हर पासे हो रही ने, डकैतियां पै रही ने, ठीक है ना, कोई वो मामला घटिया नहीं, उस तरह ही मजीद है।
तब्दीली का नारा लेके आए हैं, पिछले तकरीबन 5 माह हो गए हैं। तो तब्दीली वैसे तो हाँ तब्दीली नज़र आ रही है, लोड शेडिंग बढ़ गई है, अवाम भूखे मर रहे हैं, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। जिथे किथे जाइए रोड ते पुलिस खड़ी हुंदी आ, रोक दी आ हेलमेट दी पाबंदी तो ये वो, पर जेड़ी जगह ते उन्होंने 4 आने 150 फड़ा दिए जेब च ते कहणगे चले जाओ, जे कह नहीं तो रोक लेंगे, बिला वजह चलान काट देंगे। पुलिस के किरदार में अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई है, जैसे पहले हुकूमत में थी वैसे ही चल रहा है, लूटमार आम है, इससे भी ज़्यादा है। पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा लूटमार लगा रखी है, ठीक है, मोटरसाइकिल किसी के पास कागज़ नहीं है, किसी के पास नंबर नहीं लगा और उनके साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है, और पुलिस वाले 200-300 रुपया लेके उनको छोड़ रहे हैं और जो हक पे है उनको हक नहीं मिल रहा। बेशक तब्दीली आई है, मगर जुर्म जो है ना, जुर्म के हिसाब से आप पता चले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुर्म जो है वो मुसलसल उसी तरह ही लगातार है। लाहौर में जराइम की वारदातें अब मामूल बन चुकी हैं। शहर में जगह जगह सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैंपों के बावजूद गुज़श्ता 13 रोज़ में स्ट्रीट क्राइम की 200 से ज़ायद वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। SHO से लेकर पुलिस के आला अफसरान तक जराइम का ग्राफ कम करने में नाकाम हो गए हैं। कैमरे भी मुलज़मान की गिरफ्तारी में मदद नहीं कर पाए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मियां इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। साल 2018 में तो लाहौर पुलिस जुराइम पेशा अफराद को नकेल डालने में नाकाम रही, लेकिन उसके साथ ही 2019 में जुराइम की जो वारदातें हैं, चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। शहरी गैर महफूज तस्वर करने लगे हैं खुद को। अगर ये गुज़श्ता 13 रोज़ की बात करें, 13 दिन के अंदर शहर लाहौर में 200 से ज़ायद जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हैं। इसके लिए तमाम जो डिवीजनल SPs हैं, तमाम SHOs हैं, उनके लिए भी दर्द सर बन चुका है कि ये साल 2019 के आगाज़ के साथ ही शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। जुराइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 200 से ज़ायद वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं स्ट्रीट क्राइम की। इसी तरह डकैती और चोरी की वारदातों की बात करें तो 60 के करीब चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं वो गुज़श्ता 13 रोज़ के अंदर शहर लाहौर में हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं उनकी बात करें तो वो भी 80 से ज़ायद 13 दिन के अंदर मोटरसाइकिलें शहर लाहौर से चोरी हो चुकी हैं, जिसके बायस से शहरी जो हैं वो खासा गम और गुस्से का शिकार हो चुके हैं शहर लाहौर के अंदर कि पुलिस जो है वो क्या कर रही है अगर उनका माल जान महफूज नहीं है। इसके साथ साथ शहर लाहौर के अंदर जगह जगह सेफ सिटीज़ के कैमरास तो नस्ब हैं, उसमें CCTV कैमरास भी सामने आ जाती हैं जब भी कोई जुराइम की वारदात होती है, वो कत्ल की हो, इक़दाम कत्ल की हो, चोरी की हो, डकैती की हो। लेकिन पुलिस जो जुराइम के गिरोह हैं बड़े बड़े उनको गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। इसके साथ साथ शहर लाहौर में अब दोबारा से जो छोटे बच्चे हैं उनके अगवा की वारदातें भी जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, सर उठाना शुरू हो गए हैं जो अगवाकार हैं। इकबाल टाउन के अंदर ही गुज़श्ता रोज़ 5 साला गुलशन इकबाल पार्क के अंदर से एक बच्चा जो है उसको अगवा कर लिया गया। ख़वातीन गिरोह जो बच्चों को अगवा करती हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। इसी के साथ साथ थाना सब्ज़ाज़ार की हदूद में भी चंद रोज़ कबल एक 11 साला बच्चे को जो है वो कार में बिठाकर ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया था। तो जो शहर लाहौर के अंदर जुराइम की वारदातें बढ़ना शुरू हो गई हैं, इस हवाले से जो लाहौर पुलिस के आला अफसरान हैं उनको ज़रूर कोई ऐसी हिकमत अमली तय करना होगी ताकि शहरियों का जान माल जो है वो महफूज हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शहर लाहौर में जो जुराइम की वारदातें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, उसमें मुख्तलिफ जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं जिसके बायस से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। इसके लिए लाहौर पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो मीटिंग्स तो करते हैं लेकिन उसका कोई असर नीचे गली मोहल्लों में दिखाई नहीं देता। जगह जगह वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं।
बहुत शुक्रिया मियां इम्तियाज़ अली हमें अपडेट करने के लिए। कुछ बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से, अब वहाँ पर भी एक नाकामी जो है हमारे सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट की परेशानी, जीतना अब ख्वाब बन चुका, हारने की आदत हो चुकी। जनूबी अफ्रीका के हाथों शाहीनों का शिकार, सरफराज 11 शिकस्त की गहरी खाई में जा गिरी। सेंचुरियन और केप टाउन के बाद जोहान्सबर्ग में भी पाकिस्तानी टीम बेयारो मददगार ही नजर आई। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे टेस्ट में 107 रन से शिकस्त और सीरीज में 3-0 की नाकामी पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। इस सूरत हाल ने कई सवालात उठा दिए, इसी पर बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि इमरान मानी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं और न्यूयॉर्क स्पोर्ट्स हेड भी हैं। इमरान, मैं आपसे ये तसलसल के साथ जो नाकामी है, इसकी वजह अब आपको क्या नज़र आ रही है? क्योंकि हम इस पर पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि सज़ा और जज़ा की अगर रीत होगी, रिवायत होगी, तो शायद ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएँ। फिर नहीं देखा जाता कि की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन मेरिट पर पूरा उतर रहा है और उसको खिला लिया जाता है। आपका जो माहिराना राय है वो क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक सजा और जजा की बात है वो तो बेशक अपनी जगह है, लेकिन एक बात होती है क्रिकेट में, हमें देखना पड़ता है कि आपके पास पोटेंशियल कितना है, आपके पास वैरायटी कितनी है। नो डाउट पाकिस्तान टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास तजर्बा भी है, अहलियत भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी ये अहलियत जो है सिर्फ एशियन सरजमीन तक जो है वो महदूद है। अगर आप ओवरसीज की बात करते हैं, आप साउथ अफ्रीका में जाके खेलते हैं या आप न्यूजीलैंड में जाके खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते हैं, तो हमारे प्लेयर्स जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर यहाँ एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि गलतियों को बार बार दोहराना। हमारे कई प्लेयर्स जो है बार बार एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। खास तौर पे अगर हम अजहर अली की बात करें या पिछले मैचेस में हम फखर जमान की बात करें या बात दीगर खिलाड़ी है, वो बार बार मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं। वही आता है ना कि दोबारा वो रिपीट क्यों कर रहे हैं गलतियां, और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सजा और जजा वाली वो जो एक पॉइंट उठाया था हमारे पहले जब एक्सपर्ट से बात हुई उन्होंने, कि वो कानून जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक प्लेयर जो है एक बार स्टार बन जाता है तो बरसों तक वो स्टार ही रहता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काउंट नहीं करती, फिर उसका नाम काउंट कर रहा होता है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, आपके पास वापस आती हूँ। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान अकमल साहब, ये जो तसलसल है शिकस्तों का पाकिस्तानी टीम का, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है और इन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखें काफी सोचने वाली बात है। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं इहसान मानी साहब, उनको देखना चाहिए, नए आए हैं और हमारी सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा रोल है कि वो देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में ये इसी वजह से हो रहा है कि टू मैनी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जो लड़कों का नंबर है उस नंबर पे खिलाया नहीं जा रहा है। अजहर अली देखें फ्लॉप हुआ, उसका यूएई में क्या नंबर था, अब साउथ अफ्रीका में क्या नंबर है, उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस नीचे चला गया हुआ है। 6000 स्कोर करने वाला वो प्लेयर देखें कि कितना स्ट्रगल कर रहा है। और डोमेस्टिक क्रिकेट को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। T20 की परफॉर्मेंस सिर्फ T20 तक रखें। फोटे में आके अगर वो सीजन में टॉप करता है या अच्छी इनिंग्स खेलता है, सिलेक्शन फिर होनी चाहिए। और 3 से 4 साल टेस्ट, बहुत वैलिड पॉइंट्स। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब, हमारे पास टाइम चूंकि खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। इमरान मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों।